आज हम उच्च शिक्षा के उद्देश्य पर बात करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि शिक्षा क्या है और उच्च शिक्षा क्या है। सामान्य तौर पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिस शिक्षार्जन को हम करते हैं, चाहे वह प्लेन एजुकेशन के रूप में हो, चाहे वह प्रशिक्षण के रूप में हो, उसे हम उच्च शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम ये समझें कि वास्तविक शिक्षा क्या है। असल में जिनके पास अक्षर बोध भी नहीं होता, वे भी उच्च स्तर के ज्ञानी और उच्च स्तर के शिक्षित हो सकते हैं। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन जी से भी पूछा गया कि शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट merely a means of earning a living, nor it is only a nursery of thought or a school of citizenship. It is initiation, a life of spirit, a training of soul in the pursuit of truth. It is a second birth. तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह दूसरा जीवन है। शिक्षा से जुड़ने के बाद हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, एक नई स्थिति प्राप्त करते हैं और हम सबको गर्व से भर जाना चाहिए। हम सबको बहुत अधिक जागृत हो जाना चाहिए कि वास्तव में हमें शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है। उच्च शिक्षा बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाती है। जितने लोग प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ते हैं, उससे कम जूनियर तक रह जाते हैं, उससे कम हाई स्कूल में, और फिर इसी तरह से उससे कम इंटरमीडिएट में, और उसके बाद हायर एजुकेशन से जुड़ने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। इसलिए जिन लोगों को यह सौभाग्य मिलता है वे निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं और केवल अपने भाग्य को संवारना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समाज का और देश का भाग्य भी उनसे जुड़ता है, तो उसको संवारने का उद्देश्य भी साथ साथ रखा जाना चाहिए। इसलिए उच्च शिक्षा के उद्देश्य को यहाँ पर जब हम वर्णित करेंगे तो उसको मेन 3 फैक्टर्स में हमने बांटा है। हालांकि इससे पहले उच्च शिक्षा के उद्देश्य हम दे चुके हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को भी वर्णित कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल हायर एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। और हायर एजुकेशन क्या उद्देश्य रखती है? वो पहली बात कि व्यक्तिगत, बौद्धिक और नैसर्गिक विकास। वो चाहते हैं कि व्यक्तिगत विकास हो, जो भी इससे जुड़ रहा है उसका व्यक्तिगत विकास हो। वो जिस तरह की मेहनत करे, जिस तरह का अर्जन करे, जिस तरह का ज्ञान अर्जन करे, उस हिसाब से उसकी विकास हो। और दूसरी ओर सामाजिक पेशेवर योगदान, समाज में भी वह पेशेवर योगदान देना चाहता है। उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण पलायनवादी नहीं है। उच्च शिक्षा घुस करके तमाशा देखना चाहता है और ये चाहती है उच्च शिक्षा कि समूचे समाज की प्रगति हो और हमारे विद्यार्थी, हमारे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग, वो अभाव में प्रभाव दिखा सकें। और इसलिए उच्च शिक्षा को बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही विशिष्ट विशेषज्ञों के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिससे कि वह अपना सामाजिक पेशेवर योगदान दे सके। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि स्व परिक्षेत्र में विशेष उद्देश्य, जो भी अलग अलग परिक्षेत्र हैं, विज्ञान का है, कला का है, वाणिज्य का है या फिर तकनीकी है, तो उन सब में अलग अलग इनका क्या योगदान है। यहाँ पर हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत, बौद्धिक और नैसर्गिक विकास तो कई खंडों में बांटा है। इसी तरह से सामाजिक पेशेवर योगदान कि हायर एजुकेशन के हिसाब से इसमें क्या उद्देश्य हो, और तीसरे स्व परिक्षेत्र में भी हायर एजुकेशन के हिसाब से क्या उद्देश्य हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए के पाठ्यक्रम में तो ये है ही, लेकिन बीएड, एमएड, बीटीसी, जितना भी शैक्षिक परिक्षेत्र है, एमए एजुकेशन, सब में यह मिलता है। और चूंकि यह सब हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हायर एजुकेशन में शिक्षा के उद्देश्य क्या हो, यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत, बौद्धिक और नैसर्गिक विकास, पर्सनल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। और इसमें हम पहली बात करते हैं विश्लेषणात्मक चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग, कि
अध्ययन के बाद हम में ये क्षमता विकसित हो जाए कि हम विश्लेषण कर सकें जो कुछ हमारे पास है उससे, और जो कुछ और आ रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में उसका तुलनात्मक रूप से हम विवेचन कर सकें, विश्लेषण कर सकें और संश्लेषण करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। यह क्षमता, यह योग्यता हमें विकसित हो, यह इस हायर एजुकेशन का उद्देश्य है कि हम विश्लेषणात्मक चिंतन कर सकें। दूसरी बात, ज्ञान अधिगमन, नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान को हम अधिगमित कर सकें। आप समझिए, साक्षर होना अलग चीज है, उसके बाद शिक्षित, और उसके बाद फिर उस ज्ञान को आत्मसात करने वाले। कबीरदास जी बहुत ज्ञानी थे, आप ये मान सकते हैं कि वो नहीं लिख पाते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से मौसम विज्ञान के परिक्षेत्र में भी आपको एक विशिष्ट नाम सुनने को मिलता है कि जिनकी पुत्र वधू ने सब कुछ लिखा लेकिन बताया सब कुछ उन्होंने, इसका मतलब वे ज्ञानी थे। तो ज्ञान का अधिगमन किस तरह से हो जिससे कि वह केवल खुद तक सीमित न रह जाए, वह दूसरों तक पहुंचाया जा सके। और इसमें एक बात और बता दूं कि किसी विद्यार्थी को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार विद्यार्थी उस पढ़ी हुई बात का इतना अच्छा अधिगमन करते हैं और इतना अच्छा विश्लेषण करते हैं, समझाते हैं कि वह जो स्थापित अध्यापक है उससे भी बेहतर होता है। ऐसा मैंने व्यक्तिगत अनुभव है मुझे कि मेरे विद्यार्थी कुछ चीजों को बहुत अच्छा समझाते हैं। तो ये हर एक की अलग अलग व्यक्तिगत क्षमता पर डिपेंड करता है कि कैसा उन्होंने ज्ञान को अधिगमित किया है। किताबें वही होती हैं, उन्हीं को विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन्हीं को अध्यापक पढ़ते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन्स छिपा हुआ क्या है यह निकालना, यह है ज्ञान का अधिगमन। और यह है उसे सही ढंग से समझना कि उसकी कैसे कैसे व्याख्या हो सकती है, उसके कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट होगा वह हुआ ज्ञान अधिगमन। और तीसरा, जीवन पर्यंत अधिगम। हायर एजुकेशन ये एक उद्देश्य लेके चलता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, विद्यार्थी इस तरह का बन जाए, अधिगम करता ऐसा बन जाए कि वह जीवन भर सीखता रहे। और जब वो जीवन भर सीखता है तब उसमें तर्क संगतता आती है, तब वह पूरे अलग अलग समय में सीखे गए ज्ञान को एक क्रम में इस तरह से पिरोता है, ऐसा माला गुंफन करता है कि वह माला गुंफन करने के बाद वह माला, वह ज्ञान माला जिसका भी कंठहार बन जाए वह निश्चित रूप से उससे ज्ञानी हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जीवन पर्यंत अधिगम इसका उच्च शिक्षा का उद्देश्य है और इसको, इस उद्देश्य की प्राप्ति में हमारा सहयोग मिलना ही चाहिए। जो लोग विज्ञान के परिक्षेत्र से जुड़ रहे हैं वे ये मान करके चलें कि उन्हें प्रतिदिन नींद तभी आए जब वे अधिगम कर लें और पूरा जीवन उनका इस तरह से रहे। आप समझिए, हम लास्ट तक, अंत तक सीखते ही रहते हैं और उसके बाद जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तब हमारा प्रारब्ध हमारे साथ होता है और वह ज्ञानांश भी हमारे साथ होता है। अगली बात, हायर एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसे कि हम व्यक्तिगत, बौद्धिक और नैसर्गिक विकास के क्षेत्र में रखेंगे, वह है व्यक्तिगत क्षमता वृद्धि, पर्सनल कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट। हमारी खुद की क्षमता में विकास हो जाता है। हम अपने आप को जितना हल्का और जिस तरह का मान करके चलते हैं उससे हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और इसका फिर हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे हम वो कार्य कर जाते हैं जो कि वैसे हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए लगातार क्रम से हमें अपनी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ जोड़ते हुए चलना चाहिए और यही तो योग है। निश्चित मानिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता नित्य प्रति की सफलताओं का योग हुआ करती है। और इसीलिए व्यक्तिगत क्षमता वृद्धि का जो उद्देश्य हायर एजुकेशन लेकर के चलता है, उस एजुकेशन के साथ, उस हायर एजुकेशन के उद्देश्य के साथ हमें कदमताल करना होगा, तब जाकर के हमें वह परिणाम प्राप्त होगा जिसकी आशा संपूर्ण देश को है। और आजकल तो ग्लोबल रूप से यानी कि वैश्विक परिदृश्य में भी सुधार की आवश्यकता है और हमारा योगदान वहां भी वांछित होगा। अभी आपने देखा कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए, स्टेम सेल पे जो उनका वर्क है वह विशिष्ट है
और इस तरह से बाकी भारतीय भी इस कार्य को कर सकते हैं जो हायर एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, वो अपने आप को विशिष्ट बनाने का प्रयास करें। और अगर हिंदुस्तान की हर एक ज्ञानिक इकाई अपने आप को विशिष्ट बनाने का प्रयास करेगी तो हिंदुस्तान की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता है और हायर एजुकेशन के इस सपने, इस उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आजकल भौतिकता की चकाचौंध में बहुत पीछे रह जाती है और उसे हमें भूलना नहीं है, चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक बार याज्ञवल्क्य से पूछा गया तो उन्होंने बताया था, एजुकेशन इज दैट विच मेक ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड, कि शिक्षा वह है जो कि व्यक्ति को विश्व के लिए उपयोगी बना सके। तो जब कोई हायर एजुकेशन से जुड़ जाए तब वह सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता, तब वह एक घर का, एक परिवार का सदस्य नहीं रह जाता, ये वह फिर पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का हो जाता है। और उसी तरह से हमारे दृष्टिकोण का उन्नयन होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्तिगत, बौद्धिक और नैसर्गिक विकास में मैंने 5 बिंदुओं के तहत इसका विवेचन किया। उनको एक बार अधिगम की दृष्टि से पुनः आपके बीच रख रहा हूं। पहली बात थी हायर एजुकेशन के उद्देश्यों में विश्लेषणात्मक चिंतन, दूसरी बात ज्ञान अधिगमन, तीसरा था जीवन पर्यंत अधिगम, और चौथा था व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि, और पांचवा चारित्रिक विकास। यह सारा का सारा व्यक्तिगत, बौद्धिक और नैसर्गिक विकास के क्रम में रखा था। ये उसके सब सेक्शंस थे। अब दूसरी बात है सामाजिक पेशेवर योगदान, सोशल प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। उच्च शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक पेशेवर योगदान हो, पूरा समाज उठे और अभाव में प्रभाव दिखाया जा सके, अधिकतम लाभ के सिद्धांत को यहां पर पूरा किया जा सके। और इस सब के लिए सबसे पहली बात है इस द्वितीय जो आपका हेड दिख रहा है सामाजिक पेशेवर योगदान में, कि हम कुशल हों, मतलब सामाजिक कौशल का विकास, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट। और स्किल्स का डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षा से जुड़े हुए जो स्किल हैं वो स्किल उनके द्वारा पूरी तरह से अधिगमित किया जाए। आप ये समझिए, जो कुछ भी हम सीखते हैं स्किल्स, एक तो हम 100% सीख नहीं पाते। जो हमारे गुरु लोग हमें 100% देते हैं उसमें से अगर मान लीजिए हमने 80% लिया और अपने स्टूडेंट्स को अपना का 80% दिया तो 64% ही पहुंचा। इसलिए विद्यार्थी भी जागरूक रहे, अध्यापक भी जागरूक रहे, और जितने भी स्किल हैं एजुकेशन से जुड़े हुए वो सारे के सारे स्किल सीखने होंगे। क्योंकि आने वाले कल में हमें समाज से कहना है कि आप इस क्षेत्र में पूरी तरह से पारंगित होइए। और जब हम उससे कहेंगे समाज के किसी भी तबके से, तो हमारी ओर भी उंगली उठेगी कि क्या आप अपने क्षेत्र के सारे स्किल्स में पारंगत हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को भी पारंगत होना होगा और समाज के लिए एक मोटिवेटर के रूप में काम करना होगा कि सामाजिक कौशल का विकास हो सके। आज अनट्रेंड स्किल, आज अनट्रेंड लेबर देखने को मिलती है, लेकिन अगर वही ट्रेंड लेबर में तब्दील होगी तो निश्चित रूप से उनका धनार्जन भी कई गुना हो जाएगा और उन परिवारों की स्थितियां भी बहुत अच्छी होंगी। इसलिए इस सामाजिक पेशेवर योगदान में ये जो पहला बिंदु है सामाजिक कौशल विकास का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जिसमें शासन का योगदान होता है, जिसमें सरकार का योगदान होता है और जिसमें हम सबका मिला जुला योगदान होता है, जिसमें समाज के सेठों का योगदान होता है, जो जिनके पास आर्थिक क्षमता है उनका योगदान होता है, वह है क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फैक्ट्रीज लगें, कल कारखाने लगें, उसके लिए अच्छे नियम शासन के द्वारा बनाए जाएं और फिर लगाने की पहल प्राइवेट सेक्टर भी करे और सरकारी सेक्टर भी करे, जिसमें कि ट्रेंड स्किल को खपाया जा सके और उनको श्रम का वह हिस्सा मिल सके कि वे सिर उठा करके चल सके, अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकें। विशिष्ट शिक्षा का यह विशिष्ट उद्देश्य है कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास हो और क्षेत्रीय आर्थिक विकास से
समूचे समाज के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और इसका प्रभाव देश की सेहत पर दिखाई पड़ता है और देश समृद्ध दिखाई देता है। फिर लोग कहते हैं हाँ, उस क्षेत्र के लोगों के चेहरे देखिए कितने चमकते हुए रहते हैं। उसके पीछे कॉज यही होता है कि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास बेहतर ढंग से हो रहा है, तत्संबंधी नीतियां शासन ने अच्छी बनाई हुई हैं और फिर उन नीतियों का लाभ लेते हुए जो भी उस परिक्षेत्र के निवासी हैं वह भी कर्म कर रहे हैं और इस तरह से संपूर्ण क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित हो पा रही है। अगली बात, सामाजिक क्षमता अभिवृद्धि, सोशल कैपेसिटी एनहेंसमेंट। सामाजिक क्षमता में भी अभिवृद्धि हो। जिस तरह से कभी कभी आप देखें कि बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाले लोग वो अपनी जब स्कीम बनाते हैं कि मैं इतनी राशि से ये करूंगा, फिर इससे जब इतने ज्यादा आ जाएंगे तब मैं ये करूंगा और इसके बाद ये करूंगा। ऐसे ही इससे बड़े स्तर के लोग भी, सारे के सारे लोग उस आत्मविश्वास को अपने आप में भर लें कि उन सबका योगदान चाहिए देश को। किसी एक के मेहनत करने से काम चलने वाला नहीं है, तो समूची आवाम का योगदान चाहिए और आवाम में सारे तरह के लोग आते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर रहे हो, उनके पास शारीरिक बल है, कार्य करने की क्षमता है, तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जिन लोगों के पास धन है और वो लोग लगा रहे हैं, साथ साथ जोखिम ले रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। आप समझिए, एक फैक्ट्री में एक नट भी महत्वपूर्ण होता है। अगर एक नट खुल जाए तो उसकी आवाज बदल जाती है, मशीन के अंततः रुकती है, खराब होती है। इसलिए प्रत्येक पुर्जा महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक क्षमता अभिवृद्धि की बहुत अधिक आवश्यकता है और इस उद्देश्य को संजो करके चल रही है हमारी हायर एजुकेशन, और इसीलिए इसके सबसेक्शन के रूप में इस बिंदु को रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात, वृहद विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू मैक्रो डेवलपमेंट। जब माइक्रो डेवलपमेंट होता है, एक एक छोटी छोटी इकाइयों का हम डेवलपमेंट विकास करने की बात करते हैं, तो अंततः जब इस सबका योग हो जाता है तो मैक्रो का डेवलपमेंट हो जाता है। जब हम एक गली का सुधार करते हैं, फिर सारी गलियों का सुधार करते हैं, फिर शहर का सुधार करते हैं, जिले का सुधार होता है और अंततः देश की स्थिति अलग दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं, जो हमारे लघु प्रयास हैं, जो हमारा माइक्रो मैनेजमेंट है, वह धीरे धीरे करके मैक्रो मैनेजमेंट में, मैक्रो प्रबंधन में और वृहद विकास में विशिष्ट योगदान देता है। और हायर एजुकेशन का तो लक्ष्य ही यही है कि ये मैक्रो मैनेजमेंट, मैक्रो डेवलपमेंट किया जा सके और उस मैक्रो डेवलपमेंट के लिए हर माइक्रो परियोजना को सही ढंग से अमल में लाया जाए। आज बहुत सारे लोगों की रगों में भ्रष्ट आचार घुस गया है और इसकी वजह से हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति गद्दारी युक्त लोग कहे जाएंगे, जो कि अपने किसी भी कृत्य के द्वारा राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कम खाएं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ खाएं, आत्मसम्मान के साथ जिएं, स्वाभिमान हमारे अंदर हो और देशभक्ति हमारे मानस में हो। हम सबको राष्ट्रवादी होना होगा और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। निश्चित रूप से माइक्रो से उठते हुए हम मैक्रो लेवल पर योगदान कर सकेंगे और वृहद विकास संभव हो सकेगा, उच्च शिक्षा का ये सपना पूरा हो सकेगा। और इन सबसे जुड़ी हुई एक बात है कि जब हम ऊपर उठे तो कहीं जड़ों से न कट जाएं। इसलिए सांस्कृतिक जागरूकता बहुत आवश्यक है, कल्चरल अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। हम अपने कल्चर को बनाए रखें, हम अपने उन मूल्यों को बनाए रखें जो हमारे हैं, और वक्त के हिसाब से अगर तब्दीली की आवश्यकता है तो उसमें परिवर्तन करें, उसमें रूढ़ होने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम यह करते हुए चलेंगे तो एक परिवर्तनशील, प्रगतिशील और संस्कृत से जुड़ा हुआ समाज विकसित होगा और सामाजिक पेशेवर योगदान जिसकी अपेक्षा करता है, जिसकी उम्मीद करती है हमारी उच्च शिक्षा, जिसकी उम्मीद करती है हमारी हायर एजुकेशन, वह पूरा होगा और निश्चित रूप से समाज का ये उन्नयन, ये उत्थान
हमें प्रगति के उस रास्ते पर ले चलेगा जिससे कि राष्ट्रोत्थान होगा और विश्व में हमारी पहचान होगी। जो विश्व गुरु का सपना हम देख रहे हैं वह धीरे धीरे साकार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आकार लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब जो इनका खुद का विशिष्ट क्षेत्र है, स्व परिक्षेत्र। स्व परिक्षेत्र मतलब विज्ञान वालों के लिए विज्ञान का परिक्षेत्र, तकनीकी वालों के लिए तकनीकी का, मानविकी और पेशेवर अलग अलग जो भी परिक्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में उनके विशिष्ट उद्देश्य हैं और उन विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के चल रही है हमारी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के जब हम इस सपने से जुड़ जाएंगे तब देश की प्रगति 100% संभव हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्व परिक्षेत्र में। पहला परिक्षेत्र विज्ञान व तकनीकी परिक्षेत्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जोन में अब तक बहुत सारे देश हिंदुस्तान को सपेरों का देश, बाबाओं का देश और पुंगापंथियों का देश मानते चले आए थे। लेकिन इधर के हमारे कृत्यों ने, कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे यहाँ की बेटियां, हमारे यहाँ के बेटे, हमारे यहाँ के विज्ञ मानस यह उस क्षमता को धारण करते हैं जिसको कि आपने अभी देखा ही नहीं था, समूची दुनिया ने देखा ही नहीं था। जब हमने एक साथ 100 उपग्रह लॉन्च किए, जब आज नासिर के रूप में हमने एक विशिष्ट योगदान दिया है और हमारे और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से वह यहाँ छोड़ा गया है सफलतापूर्वक, जिससे हम पृथ्वी का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। तो ये विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में जिन उद्देश्यों की आवश्यकता होती है, जिस अभिप्सा की आवश्यकता होती है, जिस लगन की आवश्यकता होती है, जिस निष्ठा की आवश्यकता होती है, वह सारे के सारे हमारे द्वारा पूरे किए जाएं, हम उन मानकों पर खरे उतरें, यह चाहती है हमारी उच्च शिक्षा। और इसीलिए उच्च शिक्षा का यह डिजाइन इस तरह से परिवर्तित होता रहता है। अगर मान लीजिए कि संख्या पद्धति का भी हमारे पास एमएससी में थी, हमने उसे धीरे धीरे प्राइमरी तक उतार दिया। इसका मतलब ऊपर के लिए हमें बहुत कुछ नया मिल गया और हम हमारे बच्चों से जुड़ सकते हैं। और जो हमारा युवा परिक्षेत्र है वह वास्तव में इस तरह का कार्य कर रहा है कि उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग गड़बड़ हो सकते हैं लेकिन बहुत बड़े विद्यार्थी, बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस तरह के हैं जो पूरी लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं। उसमें हमारे बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। मैंने इस तरह के बच्चे भी देखे हैं जो कि अपने घर से, अपने गांव से अगर भैंस बेच करके आए हैं कुछ राशि को लेकर के कि इसे हम अधिगम में, अध्ययन में लगाएंगे, तो उसके साथ पूरा न्याय कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटियों को एक कंडल उतार करके और देते हुए और उसके बदले में किताबें खरीदते हुए देखा है। तो आज का नौजवान और उसके कार्य देख करके बहुत बड़ी आशा का संचरण होता है, संचार होता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदुस्तान अब पीछे रहने वाला नहीं है। नए नए आयाम रोज जुड़ेंगे और हमारे ये नए युवा सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। बस ध्यान इस बात का रखना होगा कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ साथ अधिगम अध्ययन भी करें। और उच्च शिक्षा का यह उद्देश्य विज्ञान व तकनीकी परिक्षेत्र में स्थापन का इन युवाओं के द्वारा अवश्य पूरा होगा। और जो लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, साधुवाद उनको भी है, क्योंकि वे भी उच्च शिक्षा के सपने को पूरा कर रहे हैं। आज के जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों के योगदान को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी इससे कहीं बेहतर और बहुत अधिक कार्य करेगी, जिससे कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम हो सके। और इस स्व परिक्षेत्र में, विशिष्ट उद्देश्य में, जहां हमने साइंस की बात कर ली, टेक्निकल परिक्षेत्र की जोन की बात कर ली, वहां हम बात करते हैं मानविकी परिक्षेत्र की। जितने भी सारे के सारे विषय हैं जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, और उसे ह्यूमैनिटी जोन में एक बहुत बड़ा जोन है, उसमें हमें कार्य करना है। आज तमाम आईएएस, पीसीएस, आईपीएस और तमाम जो लोग व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं हिंदुस्तान की, और जो लोग मानविकी परिक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, केवल सैद्धांतिक रूप से जुड़े हुए नहीं है, इसे उन्होंने व्यवहार में उतारा है और व्यवहार में जाना है कि क्या स्थितियां हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं। आज जब कोई विशिष्ट व्यक्तित्व आता है,
जब जिलाधीश महोदय आते हैं तो वो अपने आप को बरसात के पानी से बचाने का प्रयास नहीं करते, वह जमीनी हकीकत देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेते हैं। और यह समूचे भारत में दिखाई पड़ रहा है, सोच में वो परिवर्तन आया है। तो जो ह्यूमैनिटी जोन है, उस जोन में रहने वाले सारे लोग और उस क्षेत्र के विषयों से जुड़ने वाले हमारे विद्यार्थी किसी भी तरह से अपने आप को हीन न समझे। उनका योगदान भी समाज के लिए बहुत आवश्यक है और हायर एजुकेशन उनसे भी उम्मीद करती है कि वे मानविकी परिक्षेत्र में विशिष्ट कार्य करेंगे, विशिष्ट शोध करेंगे, विशिष्ट विश्लेषण करेंगे और संश्लेषण के आधार पर इस तरह के निष्कर्षों पर पहुंचेंगे जो कि समूचे विश्व के काम में आ सकें। क्योंकि हम तो विश्व बंधुत्व की भावना ही जीते हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं, हिंदुस्तान कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो जब इतना बृहद दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं तो मानविकी परिक्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हायर एजुकेशन ने यह उद्देश्य बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशिष्ट चयन करके हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ा दी है। अब इसी स्वपरिक्षेत्र के विशिष्ट उद्देश्यों में एक और विशिष्ट उद्देश्य है, वह है पेशेवर परिक्षेत्र। पेशेवर यानी प्रोफेशनल जोन, तमाम तरह की ट्रेनिंग होती हैं। आज जूनियर तक के लिए बीटीसी, 10वीं क्लास के लिए एलटी या बीएड और फिर एमएड और टेक्निकल परिक्षेत्र में बहुत सारे बीटेक, एमटेक, तमाम क्षेत्रों में तमाम तरह की पेशेवर ट्रेनिंग हो रही है और उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में। तो जो लोग उस टेक्निकल परिक्षेत्र से जुड़ रहे हैं, जो लोग उस पेशेवर परिक्षेत्र से जुड़, जो लोग उस प्रोफेशनल जोन में घुस रहे हैं, वो लोग ये समझें कि उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बहुत पहले से बहुत सारे देश इस तरह का कार्य कर रहे हैं और हम लोग चूंकि अभी जुड़े हैं तो हमें ज्यादा परिश्रम करना होगा और पेशेवर अंदाज रखना होगा, अपनी प्रगति सुनिश्चित करनी होगी और देश की प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। तो ये प्रोफेशनल जोन को और अधिक समृद्ध बनाना है और अधिक शक्तिशाली बनाना है। शोध के आधार पर इसमें नित्य नई चीजें जोड़नी है और हायर एजुकेशन अगर इन सेक्टर से जुड़े हुए अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाता है तो यह कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले कल में हम विशिष्ट होंगे, विशिष्ट क्षमता से युक्त होंगे। आज हम एक जगह बैठ करके अपने घर से ही युद्ध कर पाते हैं। आज हमने युद्ध से संबंधित बहुत सारी सामग्री अपने आप विकसित की है, क्षमता हमें है, पहचानने की आवश्यकता है। और सारी बातों को समेटते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन इस क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा है। जो पॉलिसीज बने, जो नीतियां बने, वो अब हिंदुस्तान में ऐसी बंद कमरों में बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यथार्थ के धरातल पर उतर करके सारी नीतियों को तय करने की आवश्यकता है। विभिन्न विश्वविद्यालय जो निर्णय लें वे यथार्थ के धरातल पर उतर करके लें। हमारे यहाँ आज भी हम बहुत अधिक कृषि पर निर्भर हैं। हमारे विद्यार्थी और उनके परिवार खेतों में काम करते हैं। जिस समय धान रोपण का समय है उस समय एडमिशन की डेट खत्म ना हो जाए, इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। और जो पहले से चले आ रही व्यवस्था उसमें अगर कोई चेंज करना है तो क्या वह चेंज फायदेमंद होगा, इस पर विचार करना होगा। हायर एजुकेशन ने बहुत काम किया है और जब हम आजाद हुए थे तो सबसे पहले हायर एजुकेशन के लिए ही आयोग बनाया गया था। उसके पीछे कारण यह था कि हमें अध्यापकों की आवश्यकता थी, चिकित्सकों की आवश्यकता थी, इंजीनियर्स की आवश्यकता थी। और आज हायर एजुकेशन की समृद्धि से यह पूरा का पूरा सेक्टर समृद्ध होगा। जो देश हमारे पेशेवर विकसित ब्रेन्स को वापस करेंगे तो उसका फायदा भी हिंदुस्तान को ही होगा और आने वाले कल में हमारी स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ होगी।
तो हायर एजुकेशन की क्या क्या उद्देश्य हैं उसको इन 3 मेन सेक्शंस और इनके सब सेक्शंस में बांट करके यहाँ रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि यह अधिगमित हुआ होगा, इसे आप अच्छी तरह समझ पाए, क्योंकि आपके ऊपर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। और इन पॉइंट्स को अगर पुनः देखना चाहते हैं तो educationacharya.com पर यह उपलब्ध रहेंगे और YouTube पर तो एजुकेशन आचार्य पर यह पूरा लेक्चर रहेगा ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।